हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पॉलिंग की वीबीटी थ्योरी को समझा था। उसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स में कैसे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो होती है वो उसकी ज्योमेट्री को इफ़ेक्ट करती है, कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का उनमें फॉर्मेशन होता है। ये हमने वीबीटी थ्योरी में स्टडी किया था। अब हम धातु और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर किस तरह का होता है, वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हम देखते हैं। पॉलिंग ने कॉम्प्लेक्स में एमएल बॉन्ड की नेचर और उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड किया था और उन्होंने काफ़ी हद तक इसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग का नेचर होता है, उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। उनके अनुसार यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स में युग्मन होता है, जब उनमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो वो एमएल बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो कोवेलेंट नेचर के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन्हें हम अंतःकक्षक संकुल भी कहते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। यदि किसी संकुल में संकरण में प्रयुक्त होने वाले कक्षक बाह्यतम होते हैं और उनमें पैरिंग नहीं होती है तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है वो आयोनिक नेचर की होती है और उन्हें हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो संकुल होते हैं इन्हें हम इस तरह इस बेस पर मेनली 2 कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा निम्न चक्रण संकुल जो कि कोवेलेंट नेचर का होता है और इन्हें हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये ज़्यादातर हमारे डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये आयोनिक नेचर के होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं। अंतःकक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल में मेन डिफरेंस ये है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इनमें कम ऊर्जा के इनर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं कम ऊर्जा के वो इनमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम इनकी ज्योमेट्री को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स में D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनकी ज्योमेट्री एस्टफलकीय होगी, ऑक्टाहाइड्रल। अगर इनमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये वर्गाकार समतलीय होंगे और अगर इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये टेट्राहाइड्रल या चतुष्फलकीय होंगे। अब हम इसमें सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। जैसा कि हमने देखा कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें D2sp3 या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी मेटल आयन में यदि D0, D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑलवेज ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इनमें इस प्रकार के विन्यास में उनके पास 2 रिक्त डी कक्षक हमेशा अवेलेबल रहते हैं और ये जो 2 रिक्त डी कक्षक होते हैं ये दूसरे अदर मुख्य क्वांटम नंबर वाले s तथा p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम FeCN6-3 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं।
इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा मेटल आयन है उसकी ग्राउंड स्टेट देखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 होता है। अब इसका हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। 3d इसका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s2 4p0। ठीक है। अब हम इसका आयोनिक फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से 4s से और 1 इलेक्ट्रॉन जो 3d का पेयर है वो इसमें से निकल जाता है और Fe+3 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जब हम इस मेटल आयन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 5.92 bm होता है, जो कि स्वतंत्र धातु आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेटल आयन है, फ्री मेटल आयन है, उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब Fe+3 आयन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है तो उस कंडीशन में जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो हमारा आता है 2.3। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल थी वो संयुक्त अवस्था में जाकर उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो रहा है। इट मीन्स उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या कम हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की लिगेंड के साथ अतिव्यापन के दौरान उसकी पैरिंग हो जाती है। उसकी पैरिंग होने के कारण उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कम हो जाता है और उनमें 2 रिक्त डी कक्षक हमें अवेलेबल हो जाते हैं। वो जो 2 रिक्त डी कक्षक हैं वो dx2y2 और dz2 होते हैं, जो कि हमें उनके युग्मन के दौरान मिलते हैं। अगर हमारे पास अंदर के d ऑर्बिटल वैकेंट हैं तो मेटल के d2 और 6 लिगेंड के लिए बाहर के s और 3 p कक्षक अतिव्यापित होकर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इन 6 लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने पर अष्टफलकीय संकुल उसमें बन जाता है। चूँकि लिगेंड जो होते हैं वो मेटल आयन की तरफ होते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर व मेटल आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के बीच में विकर्षण होता है और इस विकर्षण के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो अन्य रिक्त डी कक्षक होते हैं उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उनके इलेक्ट्रॉनों की पैरिंग कर देते हैं। इसीलिए उसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इससे निर्मित संकरित कक्षक लिगेंड के पूर्ण भरे कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पर्याप्त ऊर्जा का निष्कासन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग हो जाती है। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकुल बनने की प्रवृत्ति sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के जैसी ही होती है, बस इसमें बाहर के 2 डी कक्षक जो हैं वो अतिव्यापन में भाग लेते हैं। पॉलिंग ने चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि संकुल की ज्यामिति जो है वो उनमें उनके जो चुंबकीय गुणधर्म होते हैं वो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं उसका ऑर्बिटल डायग्राम कि पहले उसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। उनमें इलेक्ट्रॉनों की पैरिंग होने के कारण अंदर के 2 डी कक्षक खाली हो जाते हैं और ये d2sp3 कक्षक हाइब्रिडाइज्ड होकर समान ऊर्जा के 6 रिक्त कक्षकों का निर्माण करते हैं और इन 6 रिक्त कक्षकों में Cn के लिगेंड्स
अपने इलेक्ट्रॉन देकर इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो इसमें उपस्थित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की पुष्टि करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है और इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो हम इस एग्जांपल से ये देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और उनमें उनके नेचर की बॉन्ड डिसाइड होती है। तो आज हमने ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे।